गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लिक्विड स्टेट में सेकेंड लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं, जहां हमने फर्स्ट लेक्चर में इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे डिस्कशन किया और साथ में दूसरा पॉइंट डिस्कस किया जिसको हमने बोला इवेपोरेशन क्या होता है। आज हम उसी से आगे सेकेंड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है वेपर प्रेशर। किस तरीके से वेपर्स अपना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, कब वेपर प्रेशर बनते हैं, किस तरीके से फॉर्म होते हैं, और साथ में दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बड़े ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज करो, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास कोई भी एक कंटेनर है और उस कंटेनर को मैंने बाहर रख दिया, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, यहाँ पे पानी है। ठीक है, मान लेते हैं मैं इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रख देता हूँ। अगर यदि ये ऊपर से खुला हुआ है, ओपन कंटेनर है और ओपन कंटेनर है, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इसको बाहर रख दिया। अब मैं देखूंगा कि इसके अंदर पहले जितना लेवल था मैंने इसके ऊपर मार्क कर दिया, और मार्क करने के बाद मैंने इसको रख दिया कि भाई इतना इसमें पानी है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर जब इसको रखूंगा तो मैं देखूंगा थोड़ी देर बाद में इसका लेवल कुछ कम हो जाता है, इसका वॉल्यूम कुछ कम हो जाता है, वॉल्यूम कुछ ना कुछ अमाउंट में कम हो गया, थोड़ा बहुत डिक्रीज हो गया है। अब डिक्रीज क्यों हुआ, सबसे पहला पॉइंट तो ये आया डिक्रीज क्यों हुआ। तो हमारे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, शायद ये निकल के बाहर चला गया होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं इसमें से किसी ने पानी निकाल लिया होगा। ऐसा भी तो हो सकता है भाई, मान लो कोई आया और आके इस गिलास में से पानी पी के चला गया और पानी पी लिया तो वॉल्यूम घट गया होगा। ठीक है, लेकिन अगर यदि मैं इसको साइंटिफिकली देखूं तो मैं ये कहता हूं कि यहां पे कोई भी नहीं आया, यहां पे कोई नहीं आया। जो आप लॉजिक सोच रहे हो कि भाई यहां पे शायद कोई आया होगा तो उसकी वजह से पानी पी के चला गया तो यहां पे पानी कम हो गया, नहीं, मैंने कहा कि यहां पे कोई नहीं आया उसके बाद भी पानी कम हो गया। क्या रीजन है इसका? तो हम कहेंगे अगर यदि ये कंटेनर ओपन है, ओपन होने का मतलब क्या है कि जैसे ये ओपन है तो इसके अंदर से वाटर के वेपर्स बनेंगे, और वेपर्स बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, वो ये कोशिश करेंगे यहां से निकल के बाहर जाएं, और जब बाहर जाएंगे तो कहां जाएंगे, ये एटमॉस्फेयर में चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। ठीक है, एटमॉस्फेयर में चले गए, पानी था वो वेपर फेज में आया और वेपर फेज में आके वो बाहर चला गया, तो चला गया, तो इसका मतलब वॉल्यूम मेरा कम होगा, किसी ने पिया नहीं है, बाहर चला गया। और जो ये प्रोसेस होती है इसी को हमने कल भी डिस्कस किया, इसी को हमने इवेपोरेशन वर्ड दिया, इवेपोरेशन। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक चीज चलने लगी, भाई पानी बाहर नहीं जाना चाहिए, पानी इसी जगह पे रहना चाहिए जहां पे बैठा हुआ है, जितना है वहीं पे रहना चाहिए, इसको बाहर मत निकलने दो। और बाहर ना निकलने दो तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये जो कंटेनर ओपन था इसको अब कवर करके रख दो, इसके ऊपर एक ढक्कन रख दो। ढक्कन रखने का मतलब है इसके ऊपर मान लो एक प्लेट ढक दी मैंने और प्लेट को इसके ऊपर कवर करके रख दिया। ठीक है, प्लेट को कवर कर दिया और कवर करके अब मैं इसको बाहर रख देता हूं थोड़ी देर के लिए धूप में, और मैं कहता हूं कि इसमें मुझे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा, मैं कुछ ना कुछ ऑब्जर्व जरूर करूंगा, इसमें देखूंगा कि क्या चेंज हो रहा है। मैं जब इसको रखता हूं तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे जब वेपर्स बन रहे थे और इस प्रोसेस को हमने बोल दिया था इवेपोरेशन, बोला था इवेपोरेट हो रहे थे। अब मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां पे जब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रखूंगा तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे भी वेपर्स है, भाई पार्टिकल्स हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां पे भी है, और जब यहां पे है तो वाटर ऑब्वियस सी बात है वही सेम काम करेगा जो काम पहले कर रहा था। क्या काम करेगा, यहां से वाटर है वो वेपर की फॉर्म में बन के ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ऊपर जाएगा, यहां से वेपर कन्वर्ट होगा, वेपर में जाएगा, मतलब वाटर है वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। मतलब यहां पे इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और जब इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही है तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी भी होगी। भाई जब वो गैस में जा रहे हैं तो गैस में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी जरूर प्रेजेंट होगी। अब यही प्रोसेस जब वेपर्स, पहले क्या होगा, धीरे धीरे थोड़े वेपर्स बनेंगे, यहां से वेपर्स बने, थोड़े वेपर्स बने और बन के यहां से निकलना शुरू हो गए, चल रहे हैं, ऊपर की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब पार्टिकल्स मान लो सपोज करो वो यहां पे गए, यहां पे आ गए,
ऊपर। पहले मैंने क्या किया था, इस पानी, ये जो कंटेनर है इसके अंदर केवल और केवल पानी है, कोई गैस नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैंने पूरी तरीके से खाली किया था और नीचे से इसमें फिलअप किया था पानी। ध्यान से समझना इस चीज को। अब मैंने क्या किया, जब इसके अंदर मैंने पानी भर दिया, इसके वेपर्स बने, तो इसको प्रोसेस को मैं बोल रहा हूं इवेपोरेट होने लग रहे हैं। मान लो सपोज करो यहां से पहले 1 मॉलिक्यूल बना, 2 मॉलिक्यूल बने, 3 मॉलिक्यूल बने, 4, मान लेते हैं 5 मॉलिक्यूल्स इसके इवेपोरेट हो गए। वाटर वेपर थे जो गैसेस स्टेट में गया, तो ये 5 मॉलिक्यूल्स ऊपर चले गए। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि जब 5 मॉलिक्यूल्स ऊपर जा चुके हैं, अब मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, ये पहले तो जब तक इनके पास में हीटिंग थी, हीटिंग का मतलब जब तक ये गर्म थे तो गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हुए थे, गैसीय स्टेट में थे। अब ये ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होंगे, धीरे धीरे ठंडे होना शुरू होंगे। धीरे धीरे जब ठंडे होना शुरू होंगे तो यही वाटर मॉलिक्यूल नीचे भी आने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर यदि ये पार्टिकल्स पहले गर्म थे तो ये गैसीय स्टेट में थे, और जैसे इन्होंने कूल डाउन करने की कोशिश की अपने आप को, तो यही पार्टिकल्स नीचे आएंगे। धीरे धीरे ये प्रोसेस पहले तो धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी थी, बाद में बढ़ेगी। मान लो सपोज करो पहले एक पार्टिकल था, वो ठंडा हुआ और ठंडा होके नीचे आ गया, इस सरफेस पे आके बैठ गया। दूसरा मॉलिक्यूल ये ठंडा हुआ, यहां पे आके बैठ गया। मतलब अगर पार्टिकल्स ऊपर से जो गर्म होके गए हैं वो ठंडे होंगे तो वापस आएंगे, वापस आते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन बोलते हैं। ये मेरी इवेपोरेशन है, जब वाटर वेपर्स यहां से उठ के जा रहे हैं, यहां पे मेरी प्रोसेस हो रही कंडेंसेशन। 2 प्रोसेस हो रही है यहां पे, ध्यान दो इस चीज को। कौन कौन सी? वेपर्स बन रहे, दैट इज इवेपोरेशन। दूसरा मेरा कंडेंसेशन। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, मैंने गैसीय स्टेट में पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होते हैं, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं, वो प्रेशर अप्लाई करते हैं। प्रेशर अप्लाई करने का मतलब क्या है? प्रेशर अप्लाई करने का मतलब है जो यहां से पार्टिकल जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी, और काइनेटिक एनर्जी होगी तो वो इसको स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे, दीवारों को टकराएंगे, जोर जोर से धक्का मारेंगे। ऊपर ठंडे हुए, ठंडे होके नीचे आ गए, फिर धक्का मारेंगे, फिर ठंडे हुए, ऊपर गए, ठंडे हो गए। ठीक है, कूल डाउन हो गए। अब ये जो यहां से निकल के यहां पे जा रहे हैं और ऊपर से जो नीचे आ रहे हैं, मान लेते हैं पहले मेरे पास ये पार्टिकल 1 निकला, जो कंडेंसेशन के बाद में एक पार्टिकल निकला यहां से, फिर उसके बाद 2, 5 पार्टिकल्स, धीरे धीरे क्या होगा? रेट बढ़नी शुरू होगी, कंडेंसेशन की रेट बढ़नी शुरू होगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि जब पार्टिकल्स ज्यादा निकलेंगे तो गैसीय स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में भी कन्वर्ट होंगे। तो एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, धीरे धीरे टाइम जाने पे एक स्टेज ऐसी आ जाएगी, उस टाइम पे 5 मॉलिक्यूल्स तो इवेपोरेट होंगे और 5 मॉलिक्यूल्स वापस नीचे आ जाएंगे। मतलब समझो इस चीज को। इस चीज का मतलब मैंने क्या बोला है? 5 मॉलिक्यूल्स तो सरफेस से उड़ के ऊपर जाएंगे, मतलब गैसीय स्टेट में जब मैं बाहर रख रहा हूं तो 5 मॉलिक्यूल्स तो क्या कर रहे हैं? इवेपोरेट हो रहे हैं, जो गैसीय स्टेट में जा रहे हैं। वाटर यहाँ पे लिक्विड स्टेट में था, जब इवेपोरेट होंगे तो गैसियस फेज में जाएंगे, और 5 मॉलिक्यूल से ही वापस नीचे आ जाएंगे जो लिक्विड स्टेट में होंगे। मतलब H2O मेरे पास 2 फेजेस में है, गैसियस फेज में भी है, गैसियस फेज में मतलब इवेपोरेशन की फॉर्म में, और यही पार्टिकल H2O लिक्विड फेज में भी है, लिक्विड फेज में भी। और कितने? 5 मॉलिक्यूल्स तो ऊपर गए और 5 मॉलिक्यूल्स वापस आ गए। 5 मॉलिक्यूल ऊपर गए, यहां से इवेपोरेट हुए, ऊपर जाएंगे, 5 मॉलिक्यूल्स वापस नीचे आ जाएंगे। मतलब दोनों के दोनों बराबर स्टेट में है। जिस जगह पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं, जिस स्टेज पे जाके दोनों के दोनों बराबर हो जाते हैं एक दूसरे के, उसी स्टेज को हम बोलते हैं डायनामिक प्रोसेस है। एक कांस्टेंट डायनामिक प्रोसेस होती है, स्टेबल डायनामिक प्रोसेस होती है। डायनामिक का मतलब होता है चलती रहती है, ऐसा नहीं है कांस्टेंट एक जगह पे रुक गई, नहीं, रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। रिवर्सिबल का मतलब है H2O लिक्विड और H2O गैस दोनों के दोनों थर्मली इक्विलिब्रियम में आ जाते, इक्विलिब्रियम में आ गए। और जिस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में आते हैं, जिस कंडीशन में इक्विलिब्रियम में आते हैं और इनके द्वारा जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, इनके द्वारा जितना प्रेशर अप्लाई किया जाता है, उसी को हम बोलना शुरू कर देते हैं, दैट इज द वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर, जब हमारे पास एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाए, लिक्विड फेज और गैसेस फेज दोनों के दोनों जब बराबर हो जाते हैं, उस कंडीशन में कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। बात क्लियर हो गई? एकदम क्लियर होगा पॉइंट। अगर यदि मैं इसी का एक ग्राफ से मेंशन करूं, अगर मैं ग्राफ के थ्रू देखने की कोशिश करूं कि इवेपोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस को रेट के साथ में, तो हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया और हमने कहा कि मान लेते हैं मेरे पास टेम्परेचर, क्योंकि सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है वो टेम्परेचर करता है, टेम्परेचर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर यदि मान लेते हैं मेरे पास में कोई भी रेट है, रेट किसके साथ में है, तो मान लेते हैं टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेरे पास होता कुछ ऐसा है, इवेपोरेशन। शुरू में क्या था, शुरू में सबसे ज्यादा इवेपोरेशन हो रहा था, शुरू में तो इवेपोरेशन होगा, शुरू में मेरे पास इवेपोरेशन फास्टर होता है, इवेपोरेशन धीरे 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 कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि पार्टिकल्स यहां से इवेपोरेट करके जा रहे हैं, ऊपर जाने लग रहे हैं, ऊपर जाने लग रहे हैं, ऊपर जाने लग रहे हैं। वेपर सबसे ज्यादा है, इनिशियल कंडीशन में सबसे ज्यादा वेपर्स हैं, और जब वेपर्स है तो धीरे धीरे यही वेपर अब क्या होने लगे, कंडेंस होने लगे। तो पहले कंडेंसेशन बिल्कुल जीरो है, जीरो है, उसमें सारे वेपर्स प्रेजेंट है, अभी फिलहाल कोई भी पार्टिकल वापस नहीं आया नीचे लटक के। अब मैंने क्या कहा कि जब जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो कंडेंसेशन भी चलने लगी। जब वेपर्स सबसे ज्यादा बने तो उसके बाद में कंडेंसेशन भी होगी, कूल डाउन होंगे तो नीचे आएंगे। तो धीरे धीरे कंडेंसेशन बढ़ना शुरू होती है और एक स्टेज आती है जहाँ पे दोनों बराबर हो जाते हैं। ये कुछ कम होना शुरू होता है, ये कुछ बढ़ना शुरू होता है, और जिस स्टेज पे दोनों बराबर हो जाते हैं और फिर ये कांस्टेंट चलना शुरू कर देते हैं, इसी पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम आ चुका है। और इक्विलिब्रियम आ गया तो यहीं से मेरा वेपर प्रेशर डिफाइन करना शुरू करते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। एकदम क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? चलो दूसरा फैक्टर, अगर यदि मैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके फैक्टर की बात करूं, इवेपोरेशन के फैक्टर की बात करूं, तो वेपर प्रेशर के फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं तो वेपर प्रेशर केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। डिपेंडेंसी तो इसकी सॉल्वेंट पे भी होती है, सोल्यूट पे भी होती है कि किस तरीके का हमारा नेचर है, जो भी हम कंपोनेंट ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, उसका क्या नेचर है। लेकिन फिर भी वेपर प्रेशर टेम्परेचर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या है, देखो ध्यान से, अगर यदि मैं बात करता हूं वेपर प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहां से एक बात देखो, अगर यदि मान लो सपोज करो मेरे पास ये कोई भी कंटेनर है तो इसको मैंने कवर कर दिया इस तरीके से, मैं इसको हीटिंग कर रहा हूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहां से ज्यादा वेपर्स बनेंगे, वेपराइजेशन प्रोसेस ज्यादा होगी और फास्टर होगी तो इसका मतलब इन पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी, क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि काइनेटिक एनर्जी केवल किसी भी गैसेस पार्टिकल की केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, और जब टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो यही पार्टिकल ज्यादा तेजी से फोर्स अप्लाई करेंगे, किसके ऊपर? दीवारों पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो दैट मीन्स वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। जब दीवारों पे लगातार कोलोइडिंग होती है ना, कोलोइडिंग, तो इसका मतलब क्या होता है, वहां पे प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, लगातार प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, और प्रेशर बढ़ता है तो दैट मीन्स यहां पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ने से तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दैट मीन्स अगर काइनेटिक टेम्परेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की बात करूं तो ये नेचर पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे। किसके नेचर पे? तो हम कहेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड के नेचर पे कैसे डिपेंड होगा भाई? मान लो सपोज करो मेरे पास एक लिक्विड ऐसा है जो बहुत आसानी से वेपर फेज में चला जाए, बहुत आसानी से, उसको हल्का सा टेम्परेचर दो, हल्की सी कंडीशन मिले तो वो उसी कंडीशन में वो तुरंत लिक्विड से वेपर फेज में चला जाए, तुरंत लिक्विड फेज से वेपर फेज में चला जाए। अगर यदि वो वेपर फेज में चला गया तो उसके वेपर्स ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो वो बहुत आसानी से वेपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो अगर मैं मान लो सपोज करो मैं एक एग्जांपल लूं ईथर का और एक एग्जांपल लूं मैं वाटर का, ठीक है,
तो यहाँ पे ईथर है, यहाँ पे वाटर है। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये आप सब जानते हो, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। लेकिन क्या ईथर में कोई बॉन्डिंग होती है? तो हम कहेंगे ना, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? ईथर के अंदर वीक इंटरेक्शन है। वीक इंटरेक्शन मतलब कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही एक दूसरे से जो कनेक्टेड हैं वो बहुत ही थोड़े थोड़े फोर्सेस से अटैच्ड है। और जब वीक इंटरेक्शन है तो इसका मतलब इस वीक इंटरेक्शन को तोड़ना बहुत आसान होगा। और जब आसान होगा तो दैट मीन्स इस ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। किसकी कंपैरिजन में? वाटर की कंपैरिजन में। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो इसके बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत आसान है। दैट मीन्स अगर मैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करूं, इंटरेक्शंस की बात करूं, तो वो वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर घटेगा, मॉलिक्यूलर फोर्स घटेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर है? एक चीज और देखो ध्यान से। अब मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं, सपोज करते हैं मेरे पास में टेम्परेचर है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए। वाटर मॉलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर के पास क्या होता है कि मेरे पास ये पानी है, पानी का कंटेनर है, इसके अंदर पानी रखा हुआ है और पानी रखा हुआ है तो इसको मैंने हीट करना शुरू किया। मैं इसको पहले नॉर्मल रख रहा हूँ, नॉर्मल कंडीशन में मैंने रख दिया, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसका टेम्परेचर वो नॉर्मल है, 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी है, एक नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल डिग्री सेल्सियस जो भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है मान लो, इसको मैंने इसको हीट करना शुरू किया। मैं जब इसको हीट करना शुरू करता हूं तो हीट करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है इसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी, मॉलिक्यूलर फोर्सेस इसके टूटना शुरू होंगे, और जब टूटना शुरू होंगे तो यहां से गैस की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होगा। ये पानी लिक्विड स्टेट एक गैसियस स्टेट में जाएगा, और जब गैसियस स्टेट में जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगा। ये जो गैसियस स्टेट है ये प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू करेगी। मान लेते हैं, सपोज करते हैं मैं T20 डिग्री सेल्सियस पे खड़ा हूं और 20 डिग्री सेल्सियस पे इसका जो वेपर प्रेशर है वो है 100 टोर। मान लेते हैं 100 टोर है, 100 टोर, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में ले रहे हो तो मान लो ये 0.1 है, 0.76 ATM है, वगैरह वगैरह, वो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैंने इसको हीट करना शुरू किया, लगातार मैं हीट कर रहा हूं। इसका टेम्परेचर मैंने पहुंचा दिया 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको हीट करे जा रहा हूं, तो इसका वेपर प्रेशर बन गया 760 टोर, 760 टोर बन गया। इसका वेपर प्रेशर है वो 760 टोर के बराबर चला गया, और 760 टोर बन चुका है। इसका मतलब मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही है, 760 टोर। इसका मतलब क्या है, एक एटमॉस्फेयर दैट इज 760 टोर होता है, ये तो मैंने पढ़ा ही है। और एक एटमॉस्फेयर हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एक एटमॉस्फेयर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ये बात आप सब अच्छे से जानते हो। हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल्स टू 1 ATM। और वाटर के वेपर प्रेशर भी कितना हुआ है, वाटर्स का वेपर प्रेशर कितना हुआ है, तो वो भी हमारा 760 टोर हुआ है, और 760 टोर को आप 1 ATM लिख सकते हो। मतलब एक चीज देखो ध्यान से, अगर यदि किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे ये कंडीशन होती है, जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर, वेपर प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, उसी कंडीशन को हम बोलना शुरू करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट कभी भी कोई वेरिएबल टेम्परेचर नहीं है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर है। किसी भी लिक्विड का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है। जैसे वाटर है, वाटर के बारे में आप क्या जानते हो, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन पे दोनों का वेपर प्रेशर बराबर होता है, एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर भी और लिक्विड का वेपर प्रेशर दोनों बराबर होते हैं, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं।
लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता है। इन चीज़ों को ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई भी ये नहीं कहेगा बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वेपर्स ज़्यादा बनते हैं, वेपर सारे के सारे वेपर फेज में चला जाएगा, नहीं। वेपर प्रेशर बराबर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्लियर है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये था बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट और ये था वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट, जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है इस पॉइंट में तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। और साथ में अगर यदि हमारे एफर्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। और साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।